नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है और मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। लेकिन आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसकी आने वाले कुछ सालों में सबसे अधिक चर्चा होने वाली है। और वो चर्चा ये है कि क्या पूरी दुनिया का एक नया गठबंधन बनने वाला है। वो गठबंधन जो पूरी दुनिया की राजनीति को कंट्रोल करेगा, या यूं कहें तो दुनिया को चलाएगा। और उस गठबंधन में कौन कौन से देश होंगे, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उन देशों का नाम बताता हूं और फिर आपसे बताऊंगा कि ये बात उठी कहां से है। तो सुनिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब आने वाले सालों में कहा जा रहा है कि एक नया गठबंधन 5 देशों का बनेगा जिसे C5 नाम दिया गया है। और इस C5 में कौन कौन से देश होंगे आप अंदाज़ा लगाइए। तो जाहिर है इसमें पहला नंबर है अमेरिका का, दूसरा नंबर है रूस का, तीसरा नंबर है भारत का, चौथा नंबर है चीन का और पांचवा नंबर है जापान का। यानी अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान, इन 5 देशों के एक गठबंधन बनने की बात हो रही है। और ये पांचों देश मिलकर पूरी दुनिया चलाएंगे, ऐसा एक दस्तावेज में दावा किया गया है। और कहा गया है कि ये दस्तावेज किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ये एक हिस्सा है। कितना सही कितना गलत ये तो पता नहीं, लेकिन दुनिया भर में जितने भी भू राजनीति के एक्सपर्ट हैं, जो कूटनीति के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस पर बात करनी शुरू कर दी है कि ये 5 देश ही मिलकर पूरी दुनिया चलाएंगे। हम और आप इस बात से केवल खुश मत हो जाएं कि इसमें भारत का भी नाम है, बल्कि खुश होने वाली बात यह है कि अभी तक जो पिछले 80 साल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद या तो फिर दुनिया 2 ध्रुवों में बटी थी, या फिर अब तक ये कहा जा रहा था कि दुनिया बहुध्रुवी व्यवस्था बननी चाहिए, मल्टीपोलरिटी होनी चाहिए। भारत भी मल्टीपोलरिटी का पक्षधर है, रूस और चीन भी मल्टीपोलरिटी की बात करता है। लेकिन हुआ यह है कि कुल मिलाकर दुनिया या तो वेस्ट वर्सेस ईस्ट यानी पश्चिमी देश की आइडियोलॉजी और बाकी आइडियोलॉजी इस तरह से बढ़ती दिख रही थी। इन सब के बीच में एक नया आइडिया आया है और उस आइडिया को कहा गया कि ये दरअसल ट्रंप सरकार ने जो अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बात का दावा ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने किया है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई तो व्हाइट हाउस ने कहा कि ये झूठ खबर है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें C5 से आपत्ति नहीं थी, बल्कि जो इसका दूसरा हिस्सा है वो बहुत ही भयानक है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं निकलती है जहां आग होती है, तो यहाँ कहीं कुछ आग तो है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पिछले हफ्ते अमेरिकी सरकार ने, व्हाइट हाउस ने अपना नया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के नाम से एक 30 पन्ने का डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में अमेरिका आगे किस तरह से अपने जियोपॉलिटिक्स को या फॉरेन पॉलिसी को या सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। उसमें उन्होंने, हालांकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने खुद भी पढ़ा है, उस डॉक्यूमेंट में तो कहा गया है कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन है। लेकिन जिस दस्तावेज की मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, जो कहा जा रहा है कि वो जारी नहीं किया गया, वो सीक्रेट रखा गया और अब वो लीक हो गया है, तो उस दस्तावेज में दरअसल एक ऐसी बात है जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है। और वो बात है कि अमेरिका अपने सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद साथी को अब छोड़ने वाला है, उसे धोखा देने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की। अमेरिका यूरोप से पीछा छुड़वाना चाहता है और इसीलिए कहा गया है इस लीक डॉक्यूमेंट्स में, जो अमेरिका की नई स्ट्रेटजी बनी है उसके मुताबिक अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को तोड़ने का प्लान बनाया है। यानी जो अमेरिका अब तक रूस से लड़ रहा था, जो अमेरिका सार्वजनिक तौर पर चीन को दुश्मन नंबर 1 बता रहा था, उसका असली मकसद रूस से दोस्ती करना, चीन को अपने साथ लाना और अपने सबसे करीबी भरोसेमंद दोस्त यूरोप को जो है वो टुकड़े टुकड़े में बांटना है। और इसके लिए अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। और अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है
वो भी आप सुनिए। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े अमीर एलॉन मस्क, ये सब यूरोप की राजनीति पर, यूरोप के तौर तरीके पर लगातार अटैक कर रहे हैं, लगातार उससे सवाल उठा रहे हैं कि यूरोप में ये दिक्कत है, यूरोप की जो माइग्रेशन पॉलिसी है या एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें बहुत सारी खामियां हैं वगैरह वगैरह। वो लगातार यूरोप के राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये बात कोई नई नहीं है। जब यूरोपीय यूनियन बना था तो देखिए, यूरोपीय यूनियन के 30 देश जब एक साथ मिले, भले ही वो छोटे छोटे देश हैं, लेकिन जाहिर है कि वो विकसित देश हैं, संपन्न देश हैं, तो 30 देश मिलकर उन्होंने एक ऐसा पावरफुल यूनियन बना लिया था जो अमेरिका को रास नहीं आया था। तो सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया कि यूरोपीय यूनियन से उसने पहले ब्रिटेन को जो है सो समझा कर, बहला फुसला कर या दबाव डालकर अलग कर दिया, जो ब्रेक्जिट के नाम से आप जानते हैं। ब्रिटेन पछताता है क्योंकि ब्रिटेन को लगता है कि यूरोपीय यूनियन से अलग होने से उसे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटेन को अलग करने के बाद भी यूरोप एक पावरफुल ग्रुप के तौर पर हमेशा रहा है। वो दिखाता है कि वो अमेरिका के साथ है, लेकिन जहाँ पर उसे लगता है कि अमेरिका की बात नहीं माननी है, वहाँ प्रेम से ही सही लेकिन वो साइड हो जाता है। जैसे अभी आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने जब भी पीस प्रपोजल दिया है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं से मिलते हैं और फिर फ्रांस, जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देश मिलकर एक नया प्रपोजल लेकर आ जाते हैं और इस तरह से अमेरिका के जो प्रस्ताव हैं उसको पटरी से उतार दिया जाता है। तो अमेरिका यूरोपीय यूनियन के इस आप कहें हरकत को या इस तरह के कदम को पसंद नहीं कर रहा। ट्रंप तो हरगिज नहीं कर रहे हैं, ट्रंप बेहद चिढ़े हुए हैं। तो ट्रंप को लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन की इतनी मजाल कैसे हो गई, तो चलो इसको सबक सिखाते हैं। तो इस तरीके से एक प्लान बना है यूरोपीय यूनियन को कमज़ोर करने का या खंड खंड में करने के लिए। और उसके लिए उन्होंने जो वो कहते हैं ना कि आपको दरअसल कोई मजबूत है तो उसका भेद निकालना होगा, आपको लंका में विभीषण ढूंढने होंगे। तो इन्होंने उसमें से जयचंद कहें, विभीषण कहें, उसके तौर पर 4 देश को चुना है। और वो 4 देश कौन है? इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी। पिछले दिनों भी आपने देखा कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, वो ट्रंप की बड़ी कट्टर समर्थक हैं और ट्रंप की प्रशंसक भी हैं। वो ट्रंप की ही तरह अपने भी देशों में पॉलिसी अपनाती हैं। उसी तरह से हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन को आपने देखा, वो ट्रंप से भी मिलने गए थे, वो रूस से भी दोस्ती किए हुए हैं। वो यूरोपीय यूनियन का सदस्य होने के बावजूद वो यूक्रेन के खिलाफ लगातार स्टैंड लेता है। तो दूसरा मुल्क है हंगरी। तीसरा पोलैंड और ऑस्ट्रिया भले ही इस वक्त रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहा है या बाकी यूरोपीय देशों का साथ दे रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लान है कि इन चारों देशों में या को एकजुट किया जाए, जो दक्षिणपंथी राजनीति है उसको आगे बढ़ाया जाए और इस तरीके से जो यूरोपीय यूनियन का जो एजेंडा है, जो ट्रंप की नज़र में एक वामपंथी एजेंडा है, उसको कमज़ोर किया जाए। तो इसलिए वो इन चारों मुल्कों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो बाकी और मुल्क हैं, मतलब बाकी जो और 26 देश हैं, उन देशों में भी वो उन ग्रुप को मदद करना चाहते हैं, उन एनजीओ को, उन संस्थाओं को मदद करना चाहते हैं जो प्रो अमेरिकन हो लेकिन वो एंटी यूरोपीय यूनियन हो। यानी एक बार फिर से वो ये मांग करें कि नहीं, हमारा देश अलग अपना सॉवरेन कंट्री होगा, ना कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट होगा। देखिए, यूरोपीय यूनियन में तमाम तरह की खामियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज की जो व्यवस्था है यूरोपीय यूनियन की, उसमें एक इंडिविजुअल कंट्री का अपना कोई पॉलिसी या अपना कोई से नहीं रहा है। और जो लोग यूरोपीय यूनियन को चला रहे हैं वो जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो एक तरह से ब्यूरोक्रेट हैं, वो मिलकर चला रहे हैं जिस तरह से उनकी व्यवस्था बनी है। तो कहा जा रहा है कि ये दरअसल डेमोक्रेसी के नाम पर एक अलग किस्म की ब्यूरोक्रेसी बन गई है और वो ब्यूरोक्रेसी ग्लोबलिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाती है, उस एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती है। वो अपने देश की जनता के हितों की परवाह नहीं करती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे पैसे लेकर या उनके दबाव में, उनके लालच में उन एजेंडे को आगे बढ़ा रहती है और इसी के लिए वो चाहती है कि रूस के साथ जंग लड़ी जाए। और इसलिए अमेरिका चाहता है कि अब यूरोपीय यूनियन को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको टूटना चाहिए। वैसे भी ट्रंप नाराज़ तो हैं ही,
तो ट्रंप इतने नाराज हैं कि वो यूरोपीय यूनियन को इस तरह से खंड खंड बिखेरना चाहते हैं। अब बात जैसा कि मैंने आपसे कही कि कहीं तो कहीं कुछ बात है, तभी तो धुआं दिख रहा है। तो बात क्या है? तो देखिए, पिछले दिनों ट्रंप के एक पार्टी के नेता ने ही अमेरिकी संसद में भी एक बिल रखा, जिस बिल में भी ये मांग की गई कि नाटो से अमेरिका को अलग होना चाहिए। तो अगर अमेरिका नाटो से अलग हो गया तो बचा कौन उसमें? बाकी तो यूरोप ही बचा। तो यूरोप को सिक्योरिटी के तौर पर वल्नरेबल बनाना चाहता है, इसलिए नाटो से अलग होने की धमकी। दूसरा, जो मुल्क अमेरिका के साथ थोड़ा ज़्यादा करीब है, उनको कहा जा रहा है कि तुम हमारे साथ रहो, यूरोपीय यूनियन में ज़्यादा तुम इंटरेस्ट मत दिखाओ या उनसे अलग होने के लिए सोचो। कितना प्रैक्टिकली सही होगा वो तो बात की बात है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को या इस जो तथाकथित दस्तावेज के लीक होने की बात से दुनिया भर में और ख़ास करके यूरोप में हंगामा है। ऐसा नहीं है कि यूरोप के देशों को ये समझ में नहीं आता है। यूरोप के देशों को समझ में आ रहा है कि अब अमेरिका के भरोसे रहना ठीक नहीं है। हालांकि अगर मैं आपसे अपनी राय कहूं तो मेरा मानना है कि अमेरिका यूरोप को नहीं चला रहा है, बल्कि बहुत तरीके से यूरोप ने अमेरिका का इस्तेमाल किया कि उनका इन्फ्लुएंस भी बना रहे, लेकिन लड़ाई झगड़े में वो ना पड़े। और आप देखिए, हर जगह जहां पर अमेरिका लड़ने जाता है वहां पर नाटो मेंबर कंट्री के तौर पर यूरोप के देश जाते हैं, लाभ उठाते हैं, लेकिन गाली किसे मिलती है? सिर्फ अमेरिका को। दुश्मन कौन बना? अमेरिका। लेकिन दोस्त कौन? यूरोपीय यूनियन सबका दोस्त। सबसे मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन लड़ने के लिए अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे। इस बात को अब अमेरिका भी समझ गया है। तो अमेरिका ने यह तय किया है कि भैया, अब हमारे सैनिक आपके एजेंडे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, जहां लड़ना होगा वहां हम लड़ने जाएंगे। और इस तरीके से यूरोप और अमेरिका के बीच में एक बड़ी खाई बनती जा रही है। तो यूरोप ने भी इसका प्लान बी तैयार कर लिया है। प्लान बी के तहत ही आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से बात हो रही है कि रूस का मुकाबला करने के नाम पर यूरोपीय यूनियन के सभी देश एकजुट होना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी फैसला किया है कि ठीक है, अमेरिका पर हम इसलिए निर्भर हैं क्योंकि अमेरिका के पास डिफेंस इक्विपमेंट है, अमेरिका के पास मिलिट्री है। तो देखिए, ये 30 मुल्क मिलकर ऐसा नहीं है कि 10-15 लाख की एक कंबाइंड फोर्स तैयार नहीं कर सकते, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। 15 लाख 20 लाख की फोर्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने डिफेंस बजट को अगले 5 साल में खर्च करने के लिए $900 अरब का एक पैकेज तैयार किया है, जिसका नाम इन्होंने री आर्म्स यूरोप 2030 रखा है। तो अब आप सोचिए कि $900 अरब, भारत का जो रक्षा बजट है वो लगभग $75 अरब का है। तो यानी इससे 15 गुना ज़्यादा, यानी हर साल भारत के रक्षा बजट का 3 गुना ज़्यादा वो खर्च करना चाहते हैं रूस से लड़ने के लिए। तो ये कोई कम बड़ा अमाउंट नहीं है, ये एक बड़ा अमाउंट है। और ऐसी स्थिति में इसके जरिए अगले 5 साल में यूरोपीय यूनियन अगर बचा रहा तो वो अमेरिका के जैसा एक मजबूत आर्मी तैयार कर सकता है हथियारों के साथ, जो उनका अपना एजेंडा लागू होगा। एक बात तो तय है कि रूस और यूरोप के बीच का जो तनाव है वो तो बढ़ने वाला है। तो एक बात जो मैंने आपसे बताई वो यही थी कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन को तोड़ना चाहता है और इस दस्तावेज में ये दावा किया गया है। मैं फिर से बता दूं कि व्हाइट हाउस का कहना है कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि कम से कम इस बात को लेकर अब बहस तो छिड़ गई है और यूरोप के नेता भी, यूरोप के देश भी अमेरिका को शक की निगाहों से देखने लगे हैं। वैसे भी जब ट्रंप ने डेनमार्क के कब्जे वाले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही थी, तो डेनमार्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से बताया है। तो एक यूरोपीय देश की नज़र में अमेरिका सबसे बड़ा खतरा है। और उसके तुरंत बाद ये खबर आती है, और वो भी कहाँ से? तो यूरोप से खबर आती है कि अमेरिका ने ऐसा कोई प्लान बनाया है। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका ऐसा ना सोच रहा हो, लेकिन यूरोप के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अमेरिका हमें ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। ये तो हुआ, ये सारी बातें हुई एक हिस्सा। जो दूसरा हिस्सा है वो दिलचस्प है, क्योंकि उससे सीधे हमारा आपका ताल्लुक है। वो ये है कि उस दस्तावेज के मुताबिक 5 देशों का गठबंधन बनेगा और उसमें भारत भी है, यानी अमेरिका, रूस, भारत, चीन और जापान। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो लगता है कि ऐसा असंभव है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोस्त नहीं है, उनके बीच में ज़्यादातर समय टकराव चलता है। उसके बाद चीन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। लेकिन अगर आप देखें तो ट्रंप के समय में अमेरिका और रूस के बीच में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हुई है। तो अगर अमेरिका और रूस साथ होते हैं तो फिर
तब तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो दुनिया को वो अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। और फिर अमेरिका और रूस अपने साथ चीन भारत को भी ले लेता है, तो फिर आप बात ही समझ लीजिए कि फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो पूरी दुनिया में और बचा क्या। और इसके अलावा जापान, अब देखिए टोटल नंबर है इसमें 5। अब इस 5 में एक और खासियत आप देखिए कि मैं क्यों बार बार जानबूझकर भारत का नाम बीच में ले रहा हूँ, कि अमेरिका और जापान दोनों सहयोगी हैं, वैसे ही रूस और चीन सहयोगी हैं। बीच में भारत एक ऐसा है जो ब्रिक्स एससीओ के तहत रूस और चीन के साथ भी जुड़ा हुआ है, और फिर जापान और अमेरिका के साथ क्वाड का मेंबर है, या पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते हैं। अब ऐसी स्थिति में 5 मुल्क का बन रहा है कोर 5 गठबंधन, और यही कोर 5 गठबंधन भविष्य में पूरी दुनिया की राजनीति को कंट्रोल करेगा, ये इस दस्तावेज का दावा है। बहरहाल सच क्या है, झूठ क्या है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस आइडिया ने कि यूरोपीय यूनियन को तोड़ना चाहता है अमेरिका, और बदले में 5 देशों का एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहता है जिसके जरिए ना तो एक ध्रुवीय व्यवस्था होगी, ना 2 ध्रुवीय व्यवस्था होगी, लेकिन बहुध्रुवीय व्यवस्था भी नहीं होगी। ये 5 मिलकर दुनिया चलाएंगे, ये ऐसा कंसेप्ट लाया गया है। आने वाले समय में हम आप देखेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल इस बात को यहीं विराम देता हूं, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।